हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम क्वेश्चंस ऑन शेप फैक्टर करेंगे। शेप फैक्टर क्या होता है वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जो कि प्लास्टिक मोमेंट और यील्ड मोमेंट का रेशो होता है। शेप फैक्टर इज mp अपॉन एम बाई mp अपॉन एम बाई, और mp को हम कह सकते हैं एफ आई इंटू प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, और एम बाई को कह सकते हैं हम एफ आई इंटू इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। जेड भी क्या हो जाएगा, ए बाई टू इंटू वाई वन बार प्लस वाई टू बार। वाई वन बार और वाई टू बार क्या है, न्यूट्रल एक्सेस से ऊपर के एरिया और बिलो एरिया सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सेस, है ना। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जिस एक्सेस के अबाउट निकालना है, और उससे न्यूट्रल एक्सेस के एक्सट्रीम फैब्रिक की डिस्टेंस वाई हो जाएगी। ये हमारा इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर सेक्शन देखते हैं। रेक्टेंगुलर सेक्शंस में एक्स आई एक्स एक्स कितना आएगा, बी डी क्यूब ओवन 12। इसकी एक्सट्रीम फाइबर से वाई डिस्टेंस कितनी होगी, डी बाई टू। तो हमारा इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा बी डी क्यूब बाई 12 इंटू डी बाई टू डिवाइड बाई डी बाई टू, तो ये आ जाएगा बी डी स्क्वायर बाई 6। ओके, फिर प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकालते हैं जेड पी। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस के सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एरिया। एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू डी। तो ए बाई टू कितना आ जाएगा, बी इंटू डी बाई टू। फिर वाई वन बार क्या होता है, सेंटर ऑफ एरिया ए वन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सेस। ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ कितनी है, डी बाई टू है, तो उसके हाफ पे सेंटर लाई करेगा, वो कितना हो जाएगा, वाई वन बार डी बाई टू। तो डी बाई टू का हाफ कितना हो जाएगा, डी बाई फोर। सिमिलरली वाई टू बार कितना हो जाएगा, डी बाई फोर। देन जेड पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई टू मतलब बी डी डिवाइडेड बाई टू इंटू वाई वन बार प्लस वाई टू बार। तो इसको सॉल्व करने से आएगा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस बी डी स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, हमारे पास इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस आ गया और प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस भी आ गया। तो उसके हिसाब से हमारा शेप फैक्टर क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए, जेड पी अपॉन जेड ई मतलब बी डी स्क्वायर अपॉन फोर डिवाइड बाई बी डी स्क्वायर अपॉन सिक्स। तो ये आ जाएगा 3/2 और 1/5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शेप फैक्टर फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। फिर अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि स्क्वायर है। स्क्वायर कैसा है, जिसका डायगोनल कैसा है, हमारा वर्टिकल है। ओके, मतलब डायगोनल ऐसे वर्टिकल है। तो स्क्वायर में ये साइड ए दे रखी है हमें, तो इसकी वर्टिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी न्यूट्रल एक्सेस से, ये ए है, ये भी ए है। तो हाइपोटेन्यूज फॉर्मूले से ये कितना हो जाएगा, √2 ए। ओके, ये √2 ए है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, बी डी डिस्टेंस √2 ए। तो बी ई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, √2 ए बाय टू। तो √2 ए बाय टू कितना आ जाएगा, ए बाय √2। तो फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट जेड जेड एक्सेस। अगर इसको जेड जेड एक्सेस कहते हैं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। तो देखो, ये एक अपर ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे ये एक लोअर ट्रायंगल है, जिसकी बेस विड्थ कितनी है, √2 ए है, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ए बाय √2, है ना। तो ट्राइंगल के बेस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, bh³ बाय 12। जब एक और ट्राइंगल यहाँ पे अटैच कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ bh³ बाय 12। ओके, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी कितना हो जाएगा, √2 ए इंटू एच कितना, ए बाय √2 का होल क्यूब अपॉन 12। ये आ जाएगा हमारा a⁴ अपॉन 12। ओके, देन सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा इसका, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस आई जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया a⁴ अपॉन 12 डिवाइड बाई ए बाई √2। ये आ जाएगा a³ अपॉन 6 ओके, देन प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस देखेंगे वो क्या होता है, a/2 इंटू वाई वन बार प्लस वाई टू बार। वाई वन बार क्या होता है, किसी ट्राइंगल में उसकी बेस से कितने डिस्टेंस पे सेंट्रोइड लाई करता है, h/3 डिस्टेंस पे। यहाँ पे h कितना है हमारा, a/√2। ओके, तो वाई वन बार कितना हो जाएगा, a/3√2, है ना। और जेड पी इज इक्वल टू हो जाएगा, एरिया कितना है टोटल, a² एरिया है, तो हाफ कितना हो जाएगा, a² बाई 2
y1 बार हो जाएगा a/3√2 और सिमिलरली y2 बार भी कितना होगा a/3√2। इसको सॉल्व करने से अपने पास प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा a³ / 3√2। ठीक है, देन शेप फैक्टर आ जाएगा ZP/JE। ओके, तो a³/6√2 डिवाइडेड बाई a³/3√2, सॉरी a³/3√2 डिवाइड बाई a³/6√2, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 2। तो स्क्वायर सेक्शंस जब डायगोनल वर्टिकल होता है तो उसके हिसाब से हमारा शेप फैक्टर आएगा 2। एक होमवर्क के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है, ट्रायंगुलर सेक्शन का शेप फैक्टर निकालना। ओके, इसकी ये बेस विड्थ b है और हाइट कितनी है h। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन करना है, सर्कल का शेप फैक्टर निकालना है जब उसकी रेडियस r है। ठीक है, ये आपको होमवर्क पे करना है। सिमिलरली करना है, सबसे पहले इसका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकालना है, फिर इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकालना है, फिर उसका हाफ करना है, डिवीजन करना है, रेशो करना है। सिमिलरली इसे भी प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकालना है, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकालना है और फिर उसका रेशो ले लेना है। ओके, तो ये हमारा शेप फैक्टर हो गया। देन हम पढ़ते हैं प्लास्टिक हिंज। प्लास्टिक हिंज क्या होता है, मोमेंट कर्वेचर रिलेशन में हमने देखा था, जब कोई बीम पे कंटिन्यूस लोड हम इंक्रीज करते जाते हैं, जब किसी बीम पे लोड हम कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाते हैं तो क्या एक सिचुएशन आती है जब यहाँ पे अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी को अचीव कर लेता है। मतलब अगर इसका मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो वैल्यू होगी वो MP को अचीव कर लेगी, मतलब अल्टीमेट मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी को अचीव कर लिया। जब MP को अचीव कर लेगा तो उसके बाद इस सेक्शन पे मतलब फर्दर लोड रेजिस्ट करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 0। वो MP से ज़्यादा लोड रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। फिर ये कंटिन्यूसली रोटेट कर जाएगा अगर लोड लगने से, जो भी मतलब उसमें मोमेंट क्रिएट होगा उसके कारण ये कंटिन्यूस रोटेशंस क्रिएट हो जाएंगे। वो कैसे आएगा, जब कोई भी मतलब मेंबर एलिमेंट होता है उस पर मतलब अपन मोमेंट रोटेशन कर्व बनाते थे, ये एक बार MP को अचीव करेगा फिर कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता जाएगा। अगर उसमें लोड MP तक लग गया उसके बाद फर्दर इंक्रीज करेंगे, हल्का सा भी लोड इंक्रीज करेंगे तो क्या करेगा, इनफाइनाइट रोटेशंस क्रिएट कर देगा। इस इनफाइनाइट रोटेशंस जिस सेक्शंस पे करते हैं उस सेक्शन को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक हिंज कहते हैं। तो प्लास्टिक हिंज इट इज अ जोन ऑफ यील्डिंग, ओके, ड्यू टू फ्लेक्चर, मतलब ट्रांसवर्स लोड लगने के कारण जो भी मतलब मोमेंट क्रिएट होता है वो यील्ड अल्टीमेट या प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी को अचीव करने के बाद यील्ड कर जाएगा। उस जोन ऑफ यील्डिंग को ही हम प्लास्टिक जोन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वेरी लार्ज चेंज इन स्लोप अकर्स इन स्मॉल लेंथ। ओके, मतलब इस स्मॉल लेंथ में लार्ज स्लोप चेंज होगा। मतलब इनिशियली इसका लोड डिफ्लेक्शन कर्व बनाते हैं तो किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा। फर्दर लोड इंक्रीज करने से क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। फिर लोड इंक्रीज किया तो कुछ इस तरह से होगा। और प्लास्टिक पे कुछ इस तरह का इसका शेप बन जाएगा, यहाँ पे लार्ज डिफ्लेक्शन आ जाएंगे तो यहाँ पे एसिम्पटोट बन जाएंगे, मतलब इनफाइनाइट रोटेशंस आ गए, कर्वेचर। ओके, इस जगह पे मतलब इस पर्टिकुलर स्मॉल लेंथ में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हाई रोटेशंस आने के कारण एक किंक बनता है हाइपोथेटिकली, इसी को हम प्लास्टिक हिंज कहते हैं। ठीक है ना, इट इज अ जोन वेयर द इनफाइनाइट रोटेशंस कैन टेक प्लेस एट अ कांस्टेंट रिस्ट्रेनिंग मोमेंट। कांस्टेंट रिस्ट्रेनिंग मोमेंट कितना है, MP है ना। तो प्लास्टिक हिंज वुड बी डेवलप्ड वेयर द सेक्शन सब्जेक्टेड टू ग्रेटेस्ट डिफॉर्मेशन। अब सेक्शन ग्रेटेस्ट डिफॉर्मेशन पे कहाँ होता है, जब कोई बीम होती है उस बीम में कहीं कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है तो उस कंसंट्रेटेड लोड के अंडर क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा।
इस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के कारण यहाँ पे प्लास्टिक हिंज डेवलप हो सकती है। दूसरा है वेयर सेक्शन चेंजेस इट्स ज्योमेट्री, मतलब जैसे कि कोई भी सेक्शन है जिसकी ई आई है, या फिर 2 EI इसका क्रॉस सेक्शन हो जाता है ना, और यहाँ पे ये सिंपली सपोर्टेड है कुछ इस तरह से, और लोडिंग हमारा कहीं यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे इसको मैकेनिज्म में फेल करने के लिए सिर्फ एक प्लास्टिक हिंज चाहिए, हिंज लेंथ, है ना। हिंज लेंथ क्या होती है कि कितने लेंथ तक प्लास्टिक हिंज डेवलप हुई है किसी भी बीम में, उसे हम, मतलब जहाँ तक इनफाइनाइट रोटेशन की टेंडेंसी है, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। माना कि ये कोई बीम में जो सिंपली सपोर्टेड है, उसका क्रॉस सेक्शन हमने रेक्टेंगुलर अज्यूम किया है, और जो लोड लग रहा है वो मिड स्पान पे लग रहा है। इसके कारण इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। मिड पे पी लोड के कारण वो अल्टीमेट मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी को अचीव कर लिया है। वहाँ से प्लास्टिक हिंज कहाँ तक होगा, जहाँ तक My, मतलब पॉइंट जब तो लास्ट पॉइंट जो एक्सट्रीमली यील्ड कर रहा हो, तो My, इससे नीचे के जो सेक्शंस होगा वहाँ पे ये प्लास्टिक हिंज की लेंथ खत्म होती है। प्लास्टिक हिंज कहाँ से कहाँ तक उसकी लेंथ होगी, यील्ड मोमेंट से अल्टीमेट मोमेंट के बीच में, क्योंकि वहाँ तक ही वो जोन ऑफ यील्डिंग कहलाएगी। ठीक है, तो माना कि ये डिस्टेंस कितनी है, x है। मिड स्पान में लगने के कारण ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x/2। अब सिमिलर ट्राइंगल लगाएंगे हम इन दोनों फॉर्मूले में, एक ट्राइंगल ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, 1 और ये 2। तो फर्स्ट ट्राइंगल से हम कह सकते हैं MP अपॉन L/2 इक्वल टू My डिवाइड बाय ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2 माइनस x/2। ठीक है, और MP पे मोमेंट कितना लगेगा यूनिट लोड के कारण, PL/4, ये MP हो जाएगा, है ना। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारा इलास्टिक मोमेंट रेजिस्टेंस My कितना होता है, Fi इंटू ZD। Fi मतलब यील्ड स्ट्रेस इंटू BD²/6, इसका रेक्टेंगुलर सेक्शंस का आ जाएगा सेक्शन मॉडुलस। वहीं पे MP कितना होता है, Fy इंटू ZP, तो Fy कितना हो जाएगा, BD²/4। ठीक है ना, तो MP अपन My कितना आ जाएगा, इसका रेशो आ जाएगा अपना 1.5, है ना। ठीक है, फिर सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के हमने देखा था कि MP अपॉन L/2 इज इक्वल टू My इक्वल टू L-2 डिवाइड बाय माइनस x/2 हो जाता है। इसको रीअरेंज करेंगे तो My अपॉन MP इज इक्वल टू L/2 माइनस x/2 अपॉन L/2, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L/2 से L/2 कैंसिल हो जाएगा, x/L 1 माइनस x/L इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। तो वहाँ से हमें प्लास्टिक हिंज की लेंथ कितनी आ जाएगी, सिंपली सपोर्टेड बीम, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन और पॉइंट लोड एट मिड स्पान पे लगने से प्लास्टिक हिंज की जो लेंथ बनती है वो कितनी बनती है, L/3। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज निकालेंगे। फिर अगला टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जब भी एक अनस्टेबिलिटी की कंडीशन होती है, मैकेनिज्म अनस्टेबिलिटी की, जब भी कोई भी किसी भी बीम में 3 हिंज एक साथ आएंगे तो वो वहाँ पे मैकेनिज्म फॉर्म करेंगे। मैकेनिज्म फॉर्म करने का मतलब है कि जब भी 3 हिंज एक साथ होंगे, कोई भी लोड लगेगा उस बीम पे, तो वो उसको रेजिस्ट नहीं करेंगे और डिफॉर्मेशंस दे देंगे, है ना। जैसे कि हमने कोई चेन की लिंक है, इस चेन की लिंक में यहाँ पे भी हिंज है, यहाँ पे भी हिंज है और यहाँ पे भी हिंज है।
जब भी कहीं यहाँ पे लोड लगेगा तो ये इस लोड को रजिस्ट ना करके तुरंत लोड लगने से ये इस तरह से डिफॉर्म कर जाएंगे। इस डिफॉर्मेशन को ही हम मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे कि हमारा कोई इंजन का हैंडल होता है जिसे हम रोटेट करते हैं, तो उसमें 3 हिंज एक साथ होती है ताकि हम इजीली उसको रोटेट कर सकते हैं। तो मैकेनिज्म क्या होता है कि व्हेन अ स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू सिस्टम ऑफ लोड्स इट इज स्टेबल टिल द सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस आर फॉर्म्ड। जब तक सफिशिएंट ऑफ प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म होती है तब तक वो स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, और जब उससे एक ज़्यादा प्लास्टिक हिंज डेवलप हो गई तो वहाँ पे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी और ख़त्म हो जाके हमें स्ट्रक्चर अनस्टेबल मैकेनिज्म फॉर्म करके फेल हो जाएगा, है ना। तो कितने प्लास्टिक हिंज चाहिए मैकेनिज्म फॉर्म करने के लिए? जैसे कि माना ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम में यहाँ पे भी हिंज है, यहाँ पे भी हिंज है। इस स्पान में कहीं पे भी यहाँ प्लास्टिक हिंज डेवलप हो जाए, कंटिन्यूस 3 हिंज आ गई, तो यहाँ पे मैकेनिज्म फॉर्म करा के डिफॉर्म हो जाएगा और अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। जैसे कि हमारी फिक्स बीम है, फिक्स बीम में यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे फिक्स है। तो 3 हिंज डेवलप करने के लिए हमें एक प्लास्टिक हिंज यहाँ पे भी डेवलप करनी पड़ेगी, एक प्लास्टिक हिंज यहाँ पे भी डेवलप करनी पड़ेगी और एक प्लास्टिक हिंज यहाँ पे भी डेवलप करनी पड़ेगी। अगर 3 प्लास्टिक हिंज है तो फिक्स बीम भी मैकेनिज्म में फेल कर जाएगी। ओके, तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की रिडंडेंसी जितनी भी है उससे एक ज़्यादा अगर हमारे पास प्लास्टिक हिंज है तो वहाँ पे मैकेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। द नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैकेनिज्म इज R+1। आर क्या है? उस इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की रिडंडेंसी है। जैसे कि हमारा ये कोई फिक्स बीम है, ओके, फिक्स बीम में लोडिंग वर्टिकल लग रही है। वर्टिकल लोड लगने से रिएक्शंस कौन सा आएंगे? एक वर्टिकल रिएक्शन आएंगे और एक मोमेंट आएगा। तो अननोन फोर्सेस कितने हो जाएंगे? 4। और हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन सी रहेगी? सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है। तो इक्वेशन फर्स्ट होगी सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरी हो जाएगी मोमेंट एट जेड इक्वल टू 0, है ना। इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके हम इस इक्विलिब्रियम को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है? 2 है। अननोन फोर्सेस कितने हैं? 4 है। तो हमारी रिडंडेंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से? 2। ओके, 2 की रिडंडेंसी है तो हमें प्लास्टिक हिंज कितने बनाने पड़ेंगे? 3 प्लास्टिक हिंज होंगे तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? अनस्टेबल और मैकेनिज्म में फेल कर जाएगा। तो पहली प्लास्टिक हिंज इसके सपोर्ट पे बनेगी, दूसरी ये इस सपोर्ट पे बनेगी और तीसरी कहाँ बनेगी? अंडर लोड, है ना। इन 3 प्लास्टिक हिंज के कारण ये फेल कर सकता है। माना कि अगर हमारा बीम कुछ इस तरह से हो, है तो फिक्स ही, इसका क्रॉस सेक्शन इस तरह से चेंज कर रहा है, ठीक है। इसमें पहली प्लास्टिक हिंज कहाँ बनेगी? यहाँ पे, और माना कि लोडिंग कहाँ पे? कहीं यहीं पे। दूसरी प्लास्टिक हिंज कहाँ बनेगी? यहाँ पे बनेगी। अब तीसरी प्लास्टिक हिंज इस लोड के अंडर भी बन सकती है और जहाँ पे ज्योमेट्री चेंज कर रहा है वहाँ पे भी इसकी प्लास्टिक हिंज डेवलप हो सकती है। तो पहला केस हम लेके सॉल्व करेंगे कि जब अंडर लोड हमारी प्लास्टिक हिंज बन रही है उसके साथ फिक्स सपोर्ट पे प्लास्टिक हिंज बन रही है। नेक्स्ट केस में हम इस क्रॉस सेक्शन पर प्लास्टिक हिंज डेवलप हो रही है, उससे हम अल्टीमेट लोड कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों में जो मिनिमम लोड होगा वही हमारा अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इस बीम की हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम केसेस को सोल्व करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, फर्स्ट है हमारा बीम मैकेनिज्म। बीम मैकेनिज्म मतलब जब बीम में 3 हिंज लगातार आ जाने से इस तरह से ये डिफॉर्म कर जाता है तो इसे हम बीम मैकेनिज्म कहते हैं। पैनल मैकेनिज्म क्या है कि जैसे कोई फ्रेम है, फ्रेम का पैनल है, ये स्वे कर जाए इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में स्वे करने के लिए इस कॉर्नर पे और इस पॉइंट पे अगर हिंज जो डेवलप हो जाए तो इस तरह से ये स्वे कर जाएगा। अब अगर इस डायरेक्शन में लोड लगेगा और यहाँ 2 हिंज है, ये कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता जाएगा इस डायरेक्शन में।
इस तरह के डिफॉर्मेशन जब आएंगे यहाँ पे, जब प्लास्टिक हिंज डेवलप होगी तो उसे हम पैनल मैकेनिज्म कहेंगे। जॉइंट मैकेनिज्म मतलब जॉइंट ही हमारा रोटेट कर जाए। गैबल मैकेनिज्म क्या है, जब ये दो पिलर है और यहाँ पे इन दो पिलर के एंड पे, मतलब कॉलम के एंड पे अगर हिंज डेवलप हो गए तो ये एक्सटर्नल डायरेक्शन में या इंटीरियर डायरेक्शन में डिफॉर्म हो जाएंगे कुछ इस तरह से। अगर ये एक्सटीरियर डायरेक्शन में ऐसे डिफॉर्म हो गए या फिर कुछ इंटीरियर डायरेक्शन में इस तरह से डिफॉर्म कर जाएंगे। ये फ्रेम जब इस तरह से डिफॉर्म कर जाएगी तो इस हिंज के अबाउट तो एक मैकेनिज्म डेवलप होगा, उसे हम गैबल मैकेनिज्म कहेंगे। तो मैकेनिज्म क्या होता है, ये एक अनस्टेबिलिटी होती है जो प्लास्टिक हिंज डेवलप करने के कारण आता है। तो मैकेनिज्म फॉर्म करने के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज चाहिए, रिडंडेंसी प्लस एक। ओके, कितने टाइप के मैकेनिज्म्स होते हैं ये हमने देखा है। बीम मैकेनिज्म होता है, पैनल मैकेनिज्म होता है, जॉइंट मैकेनिज्म होता है और गैबल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, देन यही हमने जो डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म्स कैलकुलेट करने हैं तो n नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक हिंज कितनी डेवलप हो रही है और नंबर ऑफ रिडंडेंसी उसकी कितनी है। इस फॉर्मूले में पुट करके हम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म्स कितने डेवलप करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे कोई फिक्स बीम दे रखी है, उसमें एक वर्टिकल लोड लग रहा है तो उसके कारण रिएक्शंस डेवलप होंगे वर्टिकल डायरेक्शन में और फिक्स सपोर्ट में मूवमेंट डेवलप होंगे। टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितने आ जाएंगे हमारे पास, 4, है ना। और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कौन सी रहेगी, F5 इक्वल टू 0, मोमेंट अबाउट Z 0 हो जाएगा और Fx 0 नहीं लेंगे क्योंकि उस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में यहाँ पे हमारी कोई लोडिंग नहीं है। ओके, इसलिए इस इक्वेशंस का यूज नहीं है। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है हमारे पास, 2। अननोन फोर्सेस कितने हैं, 2। तो रिडंडेंसी कितनी आ गई, 2। ठीक है ना। और नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक हिंज कहाँ कहाँ बनेंगे, एक तो अंडर सपोर्ट पे प्लास्टिक हिंज डेवलप हो सकती है, दूसरी कहाँ, अंडर लोड। पॉसिबल प्लास्टिक हिंज कितनी है, 3। नंबर ऑफ रिडंडेंसी कितनी है, 2। तो मतलब पॉसिबल मैकेनिज्म्स कितने फॉर्म होंगे इसमें, एक मैकेनिज्म फॉर्म होगा। और वो कैसा हो सकता है, इस बीम में बीम मैकेनिज्म डेवलप होगा जब यहाँ पे सपोर्ट पे प्लास्टिक हिंज डेवलप होगी और एक लोड के अंदर प्लास्टिक बीम डेवलप होगी। तो जैसे यहाँ पे लोड लगेगा तो ये मैकेनिज्म इस तरह से ये डिफॉर्म करके फेल कर जाएगा। ओके, इस तरह से हम इसे चेक इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो किन किन कंडीशंस को अपन यूज करके प्लास्टिक एनालिसिस करते हैं, जैसे हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस में कोई डिटर्मिनेट बीम होता है, इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को यूज करके उसको एनालिसिस कर सकते हैं। जब इनडिटर्मिनेट बीम होता है तब उसके लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के साथ साथ उसकी कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस को यूज करते हैं, है ना, कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस को और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को। उसी तरह से जब हमें कोई प्लास्टिक बीम को एनालिसिस करना है तो उसके लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती है, मैकेनिज्म कंडीशंस होती है और यील्ड कंडीशंस होती है। ये क्या होती है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कंडीशंस तो सेम होते हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस एंड मोमेंट्स शुड बी इक्वल टू 0, मतलब सिग्मा Fx इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इक्वल टू 0, सिग्मा Mz इक्वल टू 0। ठीक है। मैकेनिज्म कंडीशंस क्या होती है, जो अभी हमने डिस्कस की है कि स्ट्रक्चर जब कोलैप्स करता है, कब, डिफॉर्म एज अ मैकेनिज्म, जैसे कि कोई भी हमारा ये स्ट्रक्चर है, इसको कोलैप्स करने के लिए सफिशिएंट प्लास्टिक हिंज अगर डेवलप हो जाए तो ये स्ट्रक्चर कब क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। और सफिशिएंट प्लास्टिक हिंज कब डेवलप होगी, जब वहाँ पे अल्टीमेट मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी आ जाए। ओके, अगर इस तरह की कंडीशंस डेवलप होती है तो उससे हम मैकेनिज्म कंडीशन कहते हैं और इसी को हम कंटिन्यूटी कंडीशंस भी कहते हैं। ठीक है। यील्ड कंडीशंस क्या होता है, यील्ड कंडीशन में क्या होता है कि जो उस पॉइंट पे मोमेंट जो होता है वो mp के बराबर या mp से जस्ट कम होगा, मतलब यहाँ पे कहीं होंगे हम। ठीक है ना, mp के बराबर या mp से थोड़ा कम होगा, इसे हम प्लास्टिक मोमेंट कंडीशंस कहते हैं। ठीक है ना, द बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन मस्ट नॉट एक्सीड द फुल प्लास्टिक मोमेंट सेक्शंस। अगर फुल प्लास्टिक मोमेंट सेक्शंस को डेवलप करेगा तो वो वहाँ पे फेल तो करेगा ही। तो जस्ट उसके नीचे वाली कंडीशंस को लेके हम
एक यील्ड कंडीशन बनाते हैं, उस पर हम कैलकुलेट करते हैं कि प्लास्टिक एनालिसिस करते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो उसे हम यूनिकनेस सॉल्यूशन कहते हैं, है ना, क्योंकि हमें उससे ट्रू अल्टीमेट लोड पता चल जाएगा। अगर हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस के साथ मैकेनिज्म कंडीशंस सेटिस्फाइड करती है तो इसे हम अपर बाउंड थ्योरी कहते हैं। जब इक्विलिब्रियम कंडीशंस के साथ हमारे यील्ड कंडीशन सेटिस्फाइड करती है तो इसे हम लोअर बाउंड थ्योरी कहते हैं। ये अपर बाउंड थ्योरी, ये लोअर बाउंड थ्योरी। इसका मतलब होता है इसको स्टैटिक मेथड भी कहते हैं और इसको काइनेमेटिक मेथड भी कहते हैं। और यहाँ पे हमारा ट्रू अल्टीमेट लोड होता है और यूनिकनेस इक्वेशन होती है, यूनिकनेस की कंडीशन बनती है। तो मतलब हमारा जो प्लास्टिक लोड जो होता है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हमें कुछ वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, और यील्ड कंडीशन और इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो कुछ वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। तो ये रेंज में वेरी करती रहेगी। ओके, और जब तीनों कंडीशन रेयरली सेटिस्फाइड होती है, अगर होती है तो हमें परफेक्ट वैल्यू मिल सकती है। तो प्लास्टिक थ्योरम्स ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ते हैं। क्या होता है स्टैटिक और लोअर बाउंड थ्योरम। स्टैटिक और लोअर बाउंड थ्योरम किसी भी फ्रेम में जब लोडिंग लगती है और वो लोड है वो अल्टीमेट लोड से क्या है, कम है, ओके, तो उससे जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम में बनेगा वो सेफ होगा और स्टैटिकली एडमिसिबल होगा, मतलब उसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशंस नहीं होंगे। उस कंडीशंस को यूज़ करके जब हम लोड को कैलकुलेट करते हैं तो जो हमें मोमेंट मिलता है वो जस्ट कैसा होता है, एमपी से थोड़ा सा कम होता है, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस को और यील्ड कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। इस मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हैं तो हमें वो स्टैटिक और लोअर बाउंड थ्योरम कहते हैं, ठीक है ना। और ये हमें अल्टीमेट लोड की लोअर लिमिट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ओके, फिर है कैनामेटिक्स और अपर बाउंड थ्योरम। इसमें क्या होता है कि जो लोड हम लगाते हैं वो अल्टीमेट लोड से थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं तो उससे हमें अपर लिमिट मिलती है, ट्रू अल्टीमेट लोड की। अगर अपर लिमिट मिलती है तो यहाँ पे हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, कंपेरेटिवली लोअर बाउंड थ्योरी से कम होगा। यूनिकनेस कंडीशन वो होती है जब जो लोड लग रहा है वो पी के बराबर हो और तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करती हो। तीनों की तीनों कंडीशंस कौन सी होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशंस, मैकेनिज्म कंडीशंस और यील्ड कंडीशंस। कैनामेटिक्स में मैकेनिज्म कंडीशंस और यील्ड कंडीशंस ही सेटिस्फाइड रहती है, और लोअर बाउंड और स्टैटिक थ्योरी में यील्ड कंडीशंस और इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाइड रहती है, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ एनालिसिस में हम जब स्टैटिक मेथड देखते हैं तो उसको स्टैटिक मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क यूज़ होता है, और दूसरा अपर बाउंड या लोअर बाउंड थ्योरम्स का यूज़ करके हम प्लास्टिक एनालिसिस किसी बीम का करते हैं। तो स्टैटिक मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्री एंड रिडंडेंट मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे। मतलब जैसे कि ये हमारी कोई फिक्स बीम है, इस फिक्स बीम में यहाँ पे कोई पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसका फ्री मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, तो ये मोमेंट डायग्राम बनेंगे, यहाँ पे भी एमपी को अचीव करेगा, यहाँ पे भी एमपी को अचीव करेगा, और यहाँ पे भी एमपी को अचीव करेगा, है ना। तो यहाँ पे एमपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये डब्ल्यू एल बाई 8 हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू एल बाई 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होता है ये डब्ल्यू एल बाई 4, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डब्ल्यू एल बाई 8, तो डब्ल्यू एल बाई 8, ठीक है ना। इस तरह से हम अल्टीमेट लोड निकालेंगे, कितना हो जाएगा 8 एम पी डिवाइडेड बाई एल। इस तरह से हम अल्टीमेट लोड निकालेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस को फिर यूज़ करके। काइनेमेटिक मेथड और प्लास्टिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, लोकेटिंग प्लेसेस ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक हिंजेस, मतलब मैकेनिज्म फॉर्म करेंगे। इस फिक्स बीम में मैकेनिज्म फॉर्म करने के लिए हमें पास 3 प्लास्टिक हिंज चाहिए। 3 प्लास्टिक हिंज कहाँ मिलेगी, फिक्स सपोर्ट पे और अंडर लोडिंग। इन 3 जगह पे अगर प्लास्टिक हिंज मिल जाती है तो यहाँ पे मैकेनिज्म फॉर्म होगा और यह स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होकर डिफॉर्म हो जाएगा। तो अगर 3 प्लास्टिक हिंज अगर इस तरह से मिलेगी तो इस तरह से फेल करेगा, और यहाँ पे मोमेंट रेजिस्टेंस एम पी को अचीव किया, यहाँ पे एम पी को अचीव किया,
यहाँ पे मोमेंट रेजिस्टेंस एम पी आया और यहाँ पे एम पी आया, और इस लोड के कारण यहाँ पे डेल्टा डिफॉर्मेशन आ गया। अगर लोड बीच में लग रहा था यहाँ पे ये कितना हो जाएगा थीटा, ये भी क्या होगा थीटा। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क यहाँ पे यूज होता है, वो क्या होता है, सम ऑफ एक्सटर्नल वर्क इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल वर्क। यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क क्या है, डब्ल्यू लोडिंग, तो एक्सटर्नल वर्क क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू डेल्टा, ठीक है ना। और इंटरनल वर्क क्या आएगा, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, इंटरनल वर्क क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम पी को अचीव किया है तो एम पी फोर्स इंटू उसका रोटेशन कितना है थीटा। यहाँ पे भी एम पी इंटू थीटा आएगा, यहाँ पे भी रोटेट कर रहा है कितने से, थीटा से, यहाँ पे भी कितनी थीटा से रोटेट कर रहा है, तो एम पी इंटू थीटा प्लस फिर यहाँ पे भी एम पी इंटू थीटा और यहाँ पे भी एम पी इंटू थीटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 एम पी इंटू थीटा। तो इसको इसके बराबर कर देते हैं, एक्सटर्नल वर्क इक्वल टू इंटरनल वर्क होता है, तो डब्ल्यू इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 4 एम पी इंटू थीटा। इससे डेल्टा की वैल्यू से पुट करेंगे ट्राइंगुलर फार्मूले का यूज करके, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा इंटू एल बाई टू, ओके, डेल्टा डिवाइडेड बाई एल बाई टू, तो इससे डेल्टा आ जाएगा हमारे पास थीटा इंटू एल बाई टू, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि इसमें देखें, ये हमारी कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर डब्ल्यू लोडिंग लग रही है, उससे बेंडिंग मोमेंट एट कोलैप्स अगर स्टैटिक मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो एम पी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, डब्ल्यू एल बाई 4, ओके, वो किसके बराबर, एम पी के बराबर हो जाएगी। तो अल्टीमेट लोड कितना लगा सकते हैं इस बीम पे, 4 एम पी बाई एल, इतना है ना। अगर इसी को हम काइनेमेटिक मेथड से सॉल्व करते तो हम यहाँ पे मैकेनिज्म फॉर्म करेंगे, मैकेनिज्म से सबसे पहले यहाँ पे प्लास्टिक हिंज डेवलप करनी होगी। तो सिंपली सपोर्टेड में प्लास्टिक हिंज सबसे पहले कहाँ डेवलप होगी, अंडर लोड, लोड कहाँ लग रहा है, डब्ल्यू एट मिड स्पान, यहाँ पे हमने प्लास्टिक हिंज डेवलप कर दी। तो प्लास्टिक हिंज के आसपास कितना मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी होगी, एम पी की, और यहाँ पे भी एम पी की। यहाँ पे तो ऑलरेडी हिंज है तो यहाँ पे कोई मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी इसकी नहीं है। तो काइनेमेटिक मेथड में यहाँ पे लोड डब्ल्यू लग रहा है, डब्ल्यू लगने से क्या हो जाएगा, ये तो हो गया एक्सटर्नल वर्क, और ये हो जाएगा हमारा इंटरनल वर्क। एक्सटर्नल वर्क कितना लग रहा है, डब्ल्यू यू, यहाँ पे डब्ल्यू यू हो जाएगा अल्टीमेट लोड कितना, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है थीटा इज इक्वल टू एम पी, और यहाँ पे कितना रोटेशन डेवलप किया इसने थीटा का, और इस डायरेक्शन में इस बीम ने एम पी इंटू थीटा का रोटेशन क्रिएट किया, तो एम पी इंटू थीटा प्लस एम पी इंटू थीटा, ओके। तो टोटल डेल्टा कितना हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे यहाँ पे, ये तो टेन थीटा, जब थीटा बहुत स्मॉल हो तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा डिवाइडेड बाय एल बाई टू, है ना, तो एल बाई टू, तो डेल्टा इज इक्वल टू थीटा इंटू एल बाई टू आ जाएगा। उसको यहाँ पुट कर दिया तो थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेट लोड आ जाएगा 4 एम पी बाई एल। इस मेथड को यूज़ करो या स्टैटिक मेथड को यूज़ करो, आंसर सेम आ रहा है। जनरली हम काइनेमेटिक मेथड को यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सिंपल रहता है, ओके। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फिक्स बीम है। फिक्स बीम में सबसे पहले अगर स्टैटिक मेथड से सॉल्व करना है तो हमें फ्री और फिक्स बीम का, फिक्स सपोर्ट्स का मोमेंट डायग्राम बनाना होगा। तो फ्री बीम का तो मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा और फिक्स का ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो एम पी यहाँ पे है और ये भी कितना है एम पी, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 एम पी, कितने के बराबर, ये डब्ल्यू यू एल अपन 4 के बराबर, तो यहाँ पे डब्ल्यू यू आ जाएगा 8 एम पी बाई एल, ओके। देन अगर हम काइनेमेटिक मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो बीम मैकेनिज्म फॉर्म करेंगे। फिक्स बीम में तो 3 हिंज चाहिएंगे फॉल कराने के लिए, तो 3 हिंज कहाँ डेवलप होगी, पहले तो दोनों सपोर्ट्स पे हिंज डेवलप हो जाएगी, और एक हिंज और चाहिए, वो कहाँ बनेगी, अंडर लोडिंग।
3 हिंज डेवलप होने से यहाँ पे मैकेनिज्म फॉर्म होगा और ये फेल कर जाएगा। इसकी मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी कहाँ कहाँ होगी, जहाँ जहाँ हिंज डेवलप हुई है। तो यहाँ पे ये एमपी डेवलप होगा, यहाँ पे एमपी, यहाँ पे अल्टीमेट मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी डेवलप होगी, और एक यहाँ पे एमपी रेजिस्टेंस आएगा। रोटेशन कितना हुआ, थीटा। सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे क्योंकि लोडिंग कहाँ लग रही है, मिड ट्रायंगल पर लग रही है। यहाँ पे ये क्या होगा, थीटा होगा, और यहाँ पे भी ये थीटा है, और यहाँ पे भी ये थीटा है। तो काइनेमेटिक मेथड में हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क थ्योरम लगाते हैं। तो एक्सटर्नल वर्क जो होता है वो कितना आ जाएगा, लोडिंग डब्ल्यू यू, लोडिंग कितनी लग रही है यहाँ पे, डब्ल्यू यू, और उसका डिफॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा इंटू 4 एम पी, 1 2 3 4, 4 एम पी इंटू थीटा, थीटा। ओके, देन डेल्टा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर ये L/2 है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा बाय L/2। तो डेल्टा इज इक्वल टू थीटा इंटू L/2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू यू कितना हो जाएगा, 8 MP/L। ओके, तो फिक्स बीम में हम अल्टीमेट लोड कितना निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर अगर सेंट्रिक लोडिंग लगती है उस केस में देखते हैं। सेंट्रिक लोडिंग मतलब जब लोड मिड स्पान पे नहीं लग रहा है, यहाँ किसी सपोर्ट ए से अगर ए डिस्टेंस पे है या सपोर्ट बी से बी डिस्टेंस पे है, तब यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट कितना है, WAB/L। ओके, ये हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ चुके हैं। तो MP किसके बराबर हो जाएगा, WU इंटू AB/L। तो यहाँ पे WU कितना आ जाएगा, MP इंटू L डिवाइडेड बाई AB। ठीक है, इस तरह से हम काइनेमेटिक मेथड्स में भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। जब हम स्टैटिक मेथड में काइनेमेटिक मेथड को यूज़ करेंगे, तब हम प्लास्टिक हिंज डेवलप करेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम है तो एक प्लास्टिक हिंज मैकेनिज्म फॉर्म करने के लिए चाहिएगी, क्योंकि दो तो ऑलरेडी अवेलेबल है सपोर्ट पे। तो जो डेवलप होगी प्लास्टिक हिंज वो कहाँ होगी, इसके लोडिंग के अंडर। तो लोडिंग के अंडर अगर प्लास्टिक हिंज डेवलप हो रही है तो सिमेट्री ना होने के कारण यहाँ पे θ1 डेवलप होगा, और यहाँ पे क्या होगा, θ2 डेवलप होगा। तो प्लास्टिक हिंज यहाँ पे डेवलप हुई है, तो यहाँ पे मोमेंट रेजिस्टेंस MP आएगा, और यहाँ पे मोमेंट रेजिस्टेंस MP आएगा। तो ट्राइंगल से हम θ1 और θ2 क्या रिलेशंस निकाल सकते हैं। θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा डिवाइडेड बाय ए, इस ट्राइंगल में अगर देखें तो, और इस ट्राइंगल में देखेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू θ2 इक्वल टू डेल्टा डिवाइड बाय बी। तो डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू θ1 इक्वल टू बी इंटू θ2। तो θ2 कितना आ जाएगा, A/B इंटू θ1। इसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। काइनेमेटिक मेथड में प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क थ्योरम लगा के E इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन कितना हो जाएगा, WU इंटू करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट डेल्टा, और इंटरनल वर्क MP इंटू θ1, MP इंटू यहाँ पे कितना रोटेशन किया θ1 का, इंटू MP इंटू θ2, यहाँ पे कितना रोटेशन है θ2 का। ओके, तो MP इंटू θ1 प्लस MP इंटू θ2। तो θ1 और θ2 में रिलेशन हमें पता है, θ2 इक्वल टू कितना है, A/B इंटू θ1, और डेल्टा को भी θ1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू A इंटू θ1। θ1 से θ1 सब कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो अल्टीमेट लोड आ जाएगा MP इंटू L डिवाइडेड बाई AB। ठीक है ना, A प्लस B हमारा L होता है। ओके, इस तरह से हम इसेंट्रिक लोडिंग की कंडीशंस को देखेंगे। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं, जब हमारे पास मतलब क्रॉस सेक्शंस की क्या है कि ज्योमेट्री चेंज हो रही है। क्रॉस सेक्शंस की ज्योमेट्री चेंज हो रही है तो प्लास्टिक हिंज कहाँ डेवलप होगा, अंडर लोडिंग या फिर ज्योमेट्री के ऊपर, जहाँ पे ज्योमेट्री चेंज हो रही है। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ज्योमेट्री यहाँ पे चेंज हो रही है, तो या तो प्लास्टिक हिंज बी पे डेवलप होगा या फिर फिक्स सपोर्ट पे यहाँ पे डेवलप होगा। और फ्री एंड सपोर्ट पे तो हिंज डेवलप हो ही नहीं सकता है। हिंज कहाँ डेवलप होगा, जहाँ कनेक्शन होगा। यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है तो कोई हिंज भी डेवलप नहीं होगी। तो हिंज या तो ए पे डेवलप होगी या फिर जहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है वहाँ पे डेवलप होगी। तो फर्स्ट केस हमने लिया है जहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है।
क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है तो यहाँ पे मतलब मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी BC बीम की कितनी है, MP है, और AB बीम की कितनी है, 1.5 MP है। तो सबसे पहले अगर हिंज डेवलप होगा तो यहाँ पे हिंज डेवलप होगा तो कितना MP अचीव करते हैं यहाँ पे, जस्ट BC बीम में हिंज डेवलप हो जाएगा और ये फेल कर जाएगा, मतलब 1.5 MP को हम अचीव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी कितनी आई, MP आई, न कि 1.5 MP आई, ये थोड़ा ध्यान रखना। ओके, तो W2 लोडिंग के कारण डेल्टा डिफॉर्मेशन आया, रोटेशन थीटा आया, तो वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल लगाएंगे 2W इंटू डेल्टा इज इक्वल टू MP इंटू थीटा। ओके, तो यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/2 इंटू थीटा, है ना। तो W अपने पास आ जाएगा MP/L केस 1 से। अगर केस 2 लेते हैं, जब प्लास्टिक हिंज कहाँ डेवलप हो रही है, एट सपोर्ट। एट सपोर्ट में प्लास्टिक हिंज डेवलप करने के लिए हमें कितना मोमेंट लगाना पड़ेगा, 1.5 MP के बराबर, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगाते हैं, एक्सटर्नल वर्क कितना करेंगे इस केस में, यहाँ पे हिंज डेवलप होने से रोटेशन कैसा होगा, इस तरह से आएगा, इस तरह से रोटेशन से यहाँ पे थीटा डेवलप होगा, यहाँ पे ये लेंथ L हो जाएगी, 2W इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 1.5 MP इंटू थीटा, है ना। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस ट्राइंगुलर फॉर्म में ट्राइंगल में देखेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू एल, और 1.5 इंटू MP इंटू थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो W की वैल्यू आ जाएगी 0.75 MP डिवाइडेड बाई एल। अब हमारे पास केस वन में अल्टीमेट लोड WU कितना आ रहा है, WU आ रहा है MP/L, और केस 2 से WU2 कितना आ रहा है, 0.75 MP/L। तो कोलेप्स लोड जो हम निकालते हैं WU, वो कितना होता है, इन दोनों सभी केसेस में जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हमारा कोलेप्स लोड होगा, वो कितना आएगा, 0.75 MP/L। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। और यहाँ पे हमारी यूनिट प्लास्टिक एनालिसिस की खत्म होती है। धन्यवाद दोस्तों।